थी, कॉलेज का जो स्टाफ था, वहाँ की जो बच्चियाँ थी, ग्रामीण वासी थे, उनमें बहुत उत्साह था क्योंकि अभी बजट के अंदर हेतम सर कॉलेज के अंदर उर्दू विषय भी खुला, साइंस फैकल्टी भी आई है और बहुत शानदार बिल्डिंग वहाँ की बन रही है। आज का जो ये कार्यक्रम है साथियों, इसमें हमारे विकास से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका शिलान्यास हो रहा है, जिनका उद्घाटन हो रहा है। वैसे तो सब आप लोग जानते हैं, जब भी कोई बजट आता है तो मेरी विशेष रुचि रहती है कि विकास के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर मैं आऊं मंडावा के अंदर, ताकि इसका चहुमुखी विकास हो सके, हमारा मंडावा आगे बढ़ सके। साथ आज का जो ये कार्यक्रम है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी ITI कॉलेज जो हमारे बीच के अंदर आपके सामने यहीं पर इसके निर्माण कार्य शुरू होगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा, एक भव्य इमारत उसकी बनेगी और उसके अंदर जो हम देख रहे हैं, जो जमाना चल रहा है, जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे हमारे युवा साथियों को आने वाले टाइम के अंदर रोजगार उपलब्ध होंगे। छोटे छोटे डिप्लोमा होंगे जिससे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन बनेगा, कोई फिटिंग का काम करेगा, कोई डीजल मैकेनिक बनेगा। ऐसे छोटे डिप्लोमा लेकर और वो अपना खुद का धंधा भी खोल सकते हैं, कहीं पे उनको सरकारी या प्राइवेट नौकरियां भी मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी हमारी ITI कॉलेज। उसके साथ ही साथियों, हमारे कृषि कॉलेज, इसका संचालन इस जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, पिछले से पिछली बार हमने खुलवाया था कृषि कॉलेज, क्योंकि उसको मार्केटिंग बोर्ड कृषि में और कृषि विभाग के अंदर आपस के अंदर उलझन होने की वजह से उसकी बिल्डिंग का पैसा मंजूर नहीं हुआ था, इसलिए उसका काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन उसके MOU की तैयारी हो रही है। हमारा जो कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वहाँ से भी बात हो गई है और अधिकारीगण जो है उन्होंने MOU की तैयारी कर ली है। जैसे ही MOU होएगा, हमारे यहाँ पर भवन का काम चालू हो जाएगा और बहुत जल्दी कृषि कॉलेज का भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। साथियों, उसके अलावा आपने देखा पिछले बजट के अंदर नगर पालिका मंडावा के अंदर 4.5 करोड़ रुपए मिले थे सड़कों के निर्माण के लिए। उसका काम लगभग पूरा हो गया सभी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें बनी हैं उनके सब लोग जिनको उनका फायदा मिला उन सड़कों का, सभी यहाँ पर आए और धन्यवाद दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। होता ये है कि कोई काम हो जाता है, जब तक काम नहीं होता तब तक जयपुर भी आ जाएंगे, झुंझुनू भी आ जाएंगे, मैं किसी समारोह में जाऊं, कहीं जाऊं, वहां पर आ जाएंगे, हमारा साहब ये काम नहीं हुआ, काम बाकी है। और जब काम पूरा हो जाता है तो मैं देखती हूँ यार कोई आके धन्यवाद दे दे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस मंच पर इतना उत्साह लोगों के बीच में, चाहे वो डाबरी के लोग हो, चाहे आसपास के इलाके के हो, वार्ड के हो, सब लोगों ने आकर धन्यवाद दिया, अपना उत्साह दिखाया। उससे साथियों, जब उत्साह मिलता है, धन्यवाद मिलता है, तालियां मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर आगे मन करता है कि और ज्यादा काम करवाएं। आप देख रहे हो मंडावा के अंदर हम लोग जिधर निकलते हैं विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो। और जो भी बजट आता है राजस्थान का, राजस्थान की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि गांव के अंदर जो ग्रामीण तबका है, गरीब तबका है, मजदूर है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनका विकास कैसे हुए, उन तक विकास के काम पहुंचे, उन तक पैसा पहुंचे, ताकि वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। साथियों, इसी को लेकर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी घोषणा हुई चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। इससे बहुत सारे गरीब परिवार लाभान्वित हुए। साथियों, सरकारी कर्मचारी, उनका पूरा परिवार लाभान्वित हुआ है। साथियों, और आप जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपकी जेब में एक पैसा नहीं होता, आप जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कोई समय था, कोई छोटी सी बीमारी के लिए भी हम लोग जाते थे अस्पताल के अंदर, तो बहुत सारा पैसा हम लोगों को उधार लेना पड़ता था, ब्याज पर ब्याज चला जाता था, हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारा मकान बिक जाता था। लेकिन उस स्थिति को समझते हुए राजस्थान की सरकार, माननीय गहलोत साहब ने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया और एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए। और इस बार से तो उस योजना के साथ दुर्घटना बीमा योजना भी जोड़ दी। हमारे यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी बीमा भी उसके अंदर जुड़ी है, उसका लाभ भी उसके पीछे उसके परिवार को मिलता है।
एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत सारे लोग लाभान्वित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मौका आएगा लोगों की रुचि बढ़ेगी, हम लोग भी मदद करेंगे, भामाशाह को कहेंगे वो भी मदद करें। और हमारे चिरंजीवी योजना से तमाम जो गांव के अंदर बैठे लोग हैं, कस्बे में बैठे लोग हैं, उनको जोड़ा जाए। साथियों, दूसरी जो सबसे बड़ी योजना लेकर आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो लेकर आए हैं आपकी शहरी रोजगार योजना। पहले नरेगा के नाम से गांव के अंदर रोजगार मिलता था। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे घर के अंदर, उनको काम धंधा मिल जाता था, वो जाते, चाहे वो खुदाई का काम हो, चाहे मिट्टी डालने का काम हो, उसके अंदर करते और अपने पूरे दिन के पैसे लेकर आते। और हम लोग देखते हैं कि जब वहाँ की माताएं और बहनों को जब पैसा मिलता था नरेगा का, तो वो बाजार में जाके अपने लिए चुनरी खरीद के लाती, अपने बच्ची के लिए पैसा बचाती। बेटी जब ससुराल से आती तो वो अपने बटुए में से पैसा निकाल के अपनी बच्ची को देती, क्योंकि हमारे यहाँ पे दस्तूर होता है जब बच्ची आती है तो उसको कुछ न कुछ दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा तबका उससे लाभान्वित हुआ। एक बहुत बड़ी योजना ये राज्य सरकार की शहर के अंदर भी आई है। यहाँ पर भी जो शहर के अंदर गरीब तबका है उसको इसका लाभ मिल सकेगा साथियों। उसके साथ ही आपने देखा बजट के अंदर बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर हुई है, जिसके अंदर पेंशन योजना को बढ़ाया गया है। हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ना चाहती हैं उसकी स्कॉलरशिप की उन्होंने व्यवस्था करी है। बच्चों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था करी, उनको लैपटॉप मिलना, उनको स्कूटी मिलना, साइकिल का वितरण करना, कॉलेज लड़कियों के लिए खुलना। आप देखो, कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होती है साहब, हम लोग पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर गरीब तबके को राहत देने का काम कर रही है तो राजस्थान की सरकार कर रही है। बच्ची का जन्म होता है साथियों, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उस परिवार पे कोई बोझ नहीं पड़ता, उसका सारा खर्चा सरकार उठाती है। बच्ची का जन्म होता है तब पैसे दिए जाते हैं, वो स्कूल में जाती है तो पैसे दिए जाते हैं, उसकी शादी होती है तो पैसे दिए जाते हैं, उसका मातृत्व का डिलीवरी का टाइम होता है तो पैसे दिए जाते हैं। जन्म से लेकर मरण तक ये सरकार ने इतनी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रखी है कि आप कितनी भी बचत करो वो आपके लिए बहुत होती है। मैं समझती हूँ अगर ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं कोई सरकार लेकर आती है साथियों, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उस सरकार को हम वापस लेकर आए ताकि इन योजनाओं का लाभ हमें आगे भी मिलता रहे। हमारे मंडावा के अंदर बहुत सारे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खुले साथियों, शिक्षा का क्षेत्र देख लो आप। हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने जाते थे, बहुत पैसा लगता था, फीस लगती थी। अब आपके ही गांव में नजदीक के अंदर इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुल गए। आपके बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते जाएंगे। फ्री शिक्षा है, उसके अंदर बच्चे जाएंगे, अंग्रेजी पढ़कर आएंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो अंग्रेजों का जमाना हो गया है। हर भाषा के अंदर बात करते हैं, मातृत्व भाषा को हमको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आगे नौकरी में जाते हैं, बड़ी उच्च शिक्षा के अंदर जाते हैं, तो एक हमारा ये जरूरी अंग बन गया है कि हम इंग्लिश के अंदर बातचीत करें। इंग्लिश के अंदर कोर्सेज होने लग गए, स्टडीज होने लग गई, तो हमारा हर परिवार में हमारे जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी के अंदर बात करे, आगे बढ़े। तो उसके लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले साथियों। उसके साथ ही बहुत सारे कन्या महाविद्यालय खोले लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। और विशेषकर मेरी भी रुचि रहती है, क्योंकि मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी हमेशा महिला शिक्षा पर फोकस रखते थे। हम लोग भी जब पढ़ते थे, पढ़ने जाते थे, तो उनका विशेष ध्यान रहता था हम लोगों पर, और जो कुछ हम करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने हमें कभी नहीं रोका। अमूमन ये होता है, राजनेता होता है, वो सुबह निकलता है, रात को कब आता है, 4-4 दिन तक, महीना भर तक उनके परिवार से मिलना नहीं होता। वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली थे, पिताजी ने हमेशा हमें समय दिया, हमारे कैरियर को लेकर समय दिया, हमारी पढ़ाई को लेकर समय दिया। जो कुछ पढ़ना चाहते थे आगे उन्होंने हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की इजाजत दी, और हम सब भाई बहनों को कभी भेदभाव नहीं करा पढ़ाई के मामले में, हमेशा आगे रखा।
तो महिला शिक्षा पे जब उन्होंने फोकस रखा, और जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो उनका यही था कि जो हेतम सर के अंदर कॉलेज खुली लड़कियों की, वो उन्हीं की देन है। उनका सपना था कि बनस्त्री जैसी संस्था के रूप में एक यहाँ पर उनके स्वयं के पैतृक गांव के अंदर लड़कियों की बड़ी संस्था खुले, और उसका देख रहे हैं आप कि आज लड़कियों की स्कूल के साथ वहाँ पर कॉलेज है, उसके अंदर आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस अभी खुल गई है, आने वाले दिनों के अंदर वो पीजी क्लासेस भी वहाँ पर शुरू होंगे, बहुत बड़ी संस्था के रूप में वो यहाँ पर स्थापित होगा। उसके अलावा अलसीसर के अंदर साथियों लड़कियों की कॉलेज आई है, हमारे यहाँ पर कृषि कॉलेज है, ITI कॉलेज का शिलान्यास है, हमारे यहाँ पर वेटरनरी कॉलेज मलसीसर के अंदर खुली है, जहाँ मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी कॉलेज नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर आज 6 कॉलेज विद्यमान है। जहाँ एक भी तहसील नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर आज 3 तहसील है। जहाँ SDM हेडक्वार्टर नहीं हुआ करता था, झुंझुनू जाना पड़ता था, आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 SDM हेडक्वार्टर। हमारे एक पंचायत समिति हुआ करती थी, और यहाँ का जो पंचायत समिति हमारी झुंझुनू लगा करती थी, हमारी जो ग्राम पंचायतें थी झुंझुनू पंचायत समिति में पड़ती थी। साथियों, आपने देखा कि हमारे यहाँ पर काम नहीं होता था, जो सारा पैसा झुंझुनू पंचायत समिति में, झुंझुनू के पंचायतों में चला जाता था विधानसभा के अंदर, और यहाँ की जो प्रधान हुआ करती थी झुंझुनू पंचायत समिति में, वो अपने गांव के अंदर छोटा मोटा काम करा देते, लेकिन आसपास का जो पंचायत उसमें पड़ती थी उसमें काम नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ पर पंचायत समिति बनी, नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ, बहुत सारी सड़कें बनी, उसमें से आपकी मंडावा डिगाल सड़क का आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत शानदार सड़क ये बनी है। आपने देखा शुरू के अंदर बनवाई थी, अपने मुकुंदगढ़ से बिसाऊ की रोड बनी थी, उसके अलावा बिसाऊ से ग्यांग्यासर बनी, ग्यांग्यासर से मलसीसर बनी, ग्यांग्यासर से ककड़ू होते हुए मंडरेला सड़क बनी, राजगढ़ रोड बनी। तो बहुत सारा काम सड़कों के अंदर हुआ। मिसिंग लिंक के अंदर हमारे 15 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक्स, जिसमें से 5 करोड़ का काम हो गया, 10 करोड़ का टेंडर खुल चुके, काम दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। आपकी नगर पालिका बिसाऊ और मंडावा में 8.5-9 करोड़ की सड़कें बनके तैयार हो गई। 9 करोड़ के सड़कों का शिलान्यास भी होने जा रहा है, उसके बजट, उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके टेंडर खुल चुके, काम की प्रक्रिया चालू है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम यहाँ पर चालू। कहने को अभी मैं आज सुबह अखबार में पढ़ रही थी कि भाजपा जन विरोधी रैलियां करेगी, जन आक्रोश रैली करेगी। मेरे पास बैठे थे 2-4 लोग, बोले विधायक जी क्या कि जन आक्रोश करेगा, कुछ करे तो आज ही को नहीं। और बात भी सही है। बीजेपी सरकार चाहे राजस्थान में रही हो, चाहे अभी केंद्र के अंदर है, भाई को भाई से लड़ाने के अलावा, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, जाति के नाम पर वोट मांगने के अलावा, और अब एक नया और आया, गोत्र के नाम पे वोट मांगने का जो सिलसिला चालू करा है, उससे हमारा राजस्थान, हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारा देश पीछे जाता जा रहा है। कहीं भी चले जाओ, करने की जरूरत है ही नहीं बीजेपी को। जब उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, भाईचारा खत्म करके कोई भी काम होगा, कहीं लड़ाई होगी, उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे देते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़क कर आती है साथियों। उसके अलावा उनको पता है, क्योंकि धर्म और जाति का जो नशा है वो अफीम के नशे से भी बड़ा नशा है साथियों। हम लोग इतनी जल्दी बहक जाते हैं उसके अंदर कि हम अपना आगा पीछा भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमारे पूरे दिनों में हमारी मदद करी। जब हमारे पास खाने को नहीं था तो ये व्यक्ति एक टाइम का खाना लेकर आता था। हम दिवाली एक साथ मनाते थे, हम ईद एक साथ मनाते थे। हमारे घर पे कोई मौत होती थी तो हमारा पड़ोसी उसमें शामिल होता था। कोई हमारा विवाह होता है तो सबसे पहले आके वो पूछता था कि भाई साहब मेरी कोई काम की है तो मदद तो बता देना। उस समय हम भूल जाते हैं और धर्म और जाति के नाम पर हम लोग इतने ज्यादा मुखर हो जाते हैं, भाईचारा खत्म कर देते हैं और अंधे होकर वोट दे जाते हैं। लेकिन बाद में हमारी आंखें खुलती है, तब तक हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें चली जा चुकी है। आज हमारा देश साथियों जिस हालात के अंदर गुजर रहा है, सारा प्राइवेट
प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा। जो कांग्रेस ने काम किया आजादी से पहले और आजादी के बाद, जो संस्थाओं का निर्माण करा, चाहे वो सड़कें हो, चाहे आईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे दूरसंचार हो, चाहे उद्योग की हो, सबको बेचने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम लोग आज जागरूक नहीं होंगे साथियों, तो हमारे हाथ से हमारा देश बहुत आगे, बहुत पीछे चला जाए। हमें याद है, देश जब गुलाम था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करा, अंग्रेजों का राज आया। वो हालात देश के होने जा रहे हैं साथियों। अडानी और अंबानी को सब कुछ दिया जा रहा है, हमारे युवा जो इतने काम करने लायक हैं, इतने प्रतिभावान हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। रह कर हमारे युवाओं के हाथ में मैं देखती थी, सुबह 4 बजे भी दौड़ लगाते थे, सेना की तैयारी कर रहे थे। एक अग्निवीर नाम की योजना लिया है, जैसे संविदा कर्मी रखते हैं वैसे उन्होंने सैनिकों को रखने का काम करा। देश की इतनी अहम चीज होती है, देश की सुरक्षा उनके हाथ में होती है। अब 4 साल के अंदर 15-15, 20-20 साल तक हम लोग सीख नहीं पाते कैसे सुरक्षा की जाती है, कैसे हथियार चलाए जाते हैं, कैसे सीमा पर काम किया जाता है। और 4 साल के लिए उन्होंने ये योजना लेकर आ गए। हमारे जो युवा सुबह घूमते थे, उनके चेहरे पर मायूसी। उन्होंने निश्चित कर रखा है कि 4 साल हमें उन्हीं व्यक्तियों को रखना है जो आरएसएस से जुड़े हुए साथी। उन्होंने लिस्ट बना रखी है, हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम लोग कितनी भी भाग दौड़ कर ले, लेकिन मौका उन्हीं कुछ लोगों को मिलेगा, उन्हीं चंद लोगों को मिलेगा। अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं तो हमारे लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे साथ। मैं अभी 2 दिन पहले अल्सीसर के अंदर भी बहुत सारे विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण हुए। बहुत सारी बातें आई मेरे पास, लोगों के अंदर जुनून भी था, जोश भी था, और लोग खुशहाल भी थे कि हमारे यहाँ पर पहली बार इतना काम हुआ। लेकिन विरोधी है, उनको कहने को कुछ नहीं। किसी ने कहा कि घोषणा ही तो हुई है, धरातल पर नहीं आएगा, झुंझुना पकड़ा दिया। किसी ने कह दिया कि घोषणा तो यहाँ की हुई है, ये कहीं और चली जाएगी संस्था। कोई आया, वहां पर पोस्टर लगा हुआ था विकास के नाम का, उसको फाड़ दिया। किसी ने कह दिया काम नहीं होगा, रीटा जो है वो ठेकेदार से सेटिंग कर रही है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है साथियों, लेकिन अगर बात वो गांव के अंदर करते हैं। मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी को अगर याद किया जाता है तो राजनीति के अंदर याद किया जाता है अपनी ईमानदारी के लिए साथियों। उनको याद किया जाता है कि वो कभी भी गांव के अंदर, परिवार के अंदर भाई को भाई से नहीं लड़वाते थे। उनको याद किया जाता है कि कभी उन्होंने थाने की राजनीति नहीं करी साथियों। और जब मैं पहली बार विधायक बनी तो उन्होंने मुझे बैठ के बताया कि मैंने ऐसे काम नहीं करे और तेरे को भी नहीं करना है। मैंने भी उनकी कसम खाई थी कि जिन पच्चीनों पर चलकर पिताजी ने अपनी राजनीति पूरी करी है, उन्हीं पच्चीनों पर मैं चलूंगी। मैंने अपना 100% दिया साथियों, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करने में। मैंने पूरी ईमानदारी करी आपके काम करवाने में। मैंने पूरी ईमानदारी दिखाई अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करवाने में। आपकी कोई समस्या होती, मुझसे होती, मैं पूरी करती। कोई राज्य सरकार का मामला होता तो मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता। मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे युवा आगे बढ़े, मेरा क्षेत्र आगे बढ़े, कहीं कोई लड़ाई नहीं हो, भाईचारा बना रहे। लेकिन हम लोगों को भी जागना होगा साथियों, आप लोगों को भी जागना होगा।
चाय की दुकान हो, थड़ी हो, किसी मोहल्ले के अंदर हम लोग बैठते हैं। आजकल लोगों ने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, हम लोग घूमते भी एक साथ मिलकर, और हर जगह चर्चा होती है राजनीतिक चर्चा। और जब राजनीतिक चर्चाएं चलती है साथियों, तो उस समय विपक्ष बहुत मुखर होकर, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं झूठ बोलो और बार बार बोलो, और जितनी बार बोलोगे लोगों के दिमाग में बैठ जाए। और हम लोग ये सोचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे आदमी ये सोचते हैं ये कौन पंगा ले, बोलन तो अपनों के जाओ है, अपन तो अपनों काम करना। लेकिन अब वो जमाना नहीं है साथियों, हमें भी मुखर होकर अपनी बात रखनी होगी। हमारे यहाँ पर बहुत काम हुए हैं। आप अगर वोट मांगने जाते हो तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप कुछ बोलोगे कि हमारे यहाँ पर कॉलेज खुली, हमारे यहाँ पर सड़कें खुली है, हमारे यहाँ पे सड़कें बनी है, पीएससी खुला है, सीएचसी खुला है, हमारे सब सेंटर खुले हैं, कॉलेज खुली है, स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, हमारे बच्चों को रोजगार मिला है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आई हैं, तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, बोलना सीखना पड़ेगा। आप जैसे मेरे पास आके लड़ते हो ना कि विधायक जी 4 बार आगा, 5वीं बार आया और काम अब तक को नहीं हो। बिया लड़नो सीखो, मेरा नहीं, विरोधियों लड़नो सीखो। हमारे ही लोग की चर्चा करते हैं, सर्वे चल रहा है, सर्वे में बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमने कैंडिडेट बना दिया। हम चर्चा करते हैं कि भाई कोई मुकाबला नहीं है, हमारी विधायक ने बहुत काम करवाया, राजस्थान सरकार ने बहुत काम करवाया, कोई मुकाबला नहीं है, दोबारा रिपीट होगी, राजस्थान के अंदर रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। हमारे मंडावा विधानसभा में हमारी विधायक का मुकाबला नहीं जीतेगी। लेकिन भाईला एक बात है, और तो कोई आजाद कुछ ही बनपट है, पर नरेंद्र जी आजाद जब चुनाव हो सी, अरे क्यों होगा चुनाव? सोचो आप, क्यों होगा चुनाव? 2013 में अपना टिकट कटा, अपन चुनाव हार गए क्योंकि हमारे वोट बट गए थे, वरना चुनाव नहीं हारते, अपन चुनाव जीतते। और 13 का चुनाव जीतते तो हम लोग 18 का जीतते। आप लोग सब अपने अपने घर में ज्यादा मेहनत नहीं करी, जीता हुआ समझकर बैठ गए थे। किस बात का चुनाव, क्या ऐसा काम करवाया है मंडावा विधानसभा क्षेत्र में जिसके नाम पर हमारे विरोधी वोट मांगेंगे आगे आने वाले चुनाव के? एक काम गिनवा दे। मेरे पास आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है, पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं बीजेपी से, वोट देते हैं उनको। लेकिन हमारा जो पिछले 4 साल का कार्यकाल रहा साथियों, जिस तरीके से सड़कें बनी, स्कूलें खुली, चिकित्सा केंद्र खुले, उसके नाम पर मेरे पास आए अपनी अपनी पीड़ा लेकर, बोले विधायक जी आज का ही वोट कौन दियो, आगे देवांगा। मैं भाई क्यों? बोले मारा यो काम करा दो, थरसा के झूठना आया। आप ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ साथियों, आप देखो अपना काम देखकर विरोधी अपन से जुड़ने आए हैं, और हमारे कार्यकर्ता अपने कामों का प्रचार हम लोग ही नहीं कर पाते। हमारी राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है साथियों, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है, लेकिन हम उनकी योजनाओं को गांव के आखिरी छोर पर बैठे हमारे गरीब किसानों तक नहीं पहुंचा पाते। हम लोग उसकी बात नहीं करते। लेकिन आज से यहीं से हमें प्रण लेकर जाना है कि हम लोगों को अपनी योजनाओं को, अपने कामों को, अपने जो विकास के काम हुए हैं, जिनसे लोग जुड़े हैं हमसे, वो हम लोगों तक पहुंचाएं। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी आप सब लोगों को, विशेषकर इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है। यहाँ पर सबने जो अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है, और आसपास के इलाके के लोग यहाँ पर बहुतायत से आए हैं अपना काम छोड़कर। यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चियां भी दिख रही हैं कॉलेज की, वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर सब अपना अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं।
सुनने के लिए, हमारे हौसला बढ़ाने के लिए उन सब का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी, आप लोगों के बीच में हमेशा रहती हूँ, आप लोगों के सुख दुख में भी शामिल होती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आप जब भी मुझे बुलाएं मैं पहुंचूं, लेकिन साथियों कभी कभी नहीं भी आना होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, वो जयपुर से भी होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की भी हैं, घर की भी हैं, माताजी की हैं, और भी आप लोगों के विकास के काम है, आपके जो निजी काम है उनके लिए भी जयपुर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने मुझ पे हमेशा बनाए रखा, मैं जब कहीं चर्चा करती हूँ आप लोगों की, तो हम लोग जब मीटिंगों की चर्चा करते हैं, चाहे वो बड़े कार्यक्रम हो, चाहे रैली का कार्यक्रम हो, दिल्ली जाना हो, हमेशा आप लोगों को सब सूचना करनी होती है। बुगालिया भाई साहब आपको फोन कर देते हैं या अपने कार्यकर्ता फोन कर देते हैं आप लोगों को, और आप लोग उसी फोन के आधार पर अपनी तैयारी करके पहुंच जाते हैं। जब मैं ये बात अपने साथी एमएलए को बताती हूँ तो उनको भी आश्चर्य होता है। मैं कभी किसी रैली के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए मेरे से 1 रुपया नहीं लेते। मेरे जो लोग हैं, जो मंडावा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पिताजी के साथ के हैं, हम लोगों में एक भावुकता का रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता है सर। जब मुझे तकलीफ होती है, मुझे याद है जब मैं चुनाव हारी थी 18 वाला, तो मैं जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, बोर्डिंग में आई थी, तो लोगों में जो भावुकता थी, जो वो रोए थे। फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ, मुझे टिकट मिली, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग रखी थी अपने जाट बॉडी के अंदर, सब लोग आए थे, तो एक बहुत भावुकता का क्षण था मेरे पास। 2-4 व्हाट्सएप आए थे, ऑडियो भी आया था, सब मतलब रोते हुए कह रहे थे कि ये छोरी ने जिताओगा जरा मंडावा को कल्याण होगा, चौधरी साहब बहुत सेवा करी है मंडावा की। तो एक भावुकता का रिश्ता है, एक परिवार का रिश्ता है हम लोगों के बीच में। कोई बहकाए कितना भी, हम लोग नहीं आते उस बहक में, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति, हमारा जो काम है उसके प्रति, मेरा जो कर्तव्य उसके प्रति मैं खुद भी हमेशा सजग रहती हूँ। आप लोग भी सजग रहे, इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। एक बार पुनः मंच पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, सब आए हैं इतनी दूर से चलकर, सबको दिल से आभार और धन्यवाद। और सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों को भी, क्योंकि मीडिया से पिताजी को भी बहुत डर लगता था। वो कहते थे कि बोलते कुछ है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन सब लोग अच्छे हैं, सब मिलकर एक अच्छी टीम है। आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।